नमस्कार। एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का जापानी तरीका, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस कैबरालेस द्वारा रचित इकिगाई किताब की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। एरिस्टोटल ने कहा है, हम वो है जो हम बार बार करते हैं। तो उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा ढलानों में से एक स्कीइंग कर रहे हैं। सफ़ेद रेत की तरह आपके दोनों किनारों पर खस्ता बर्फ उड़ जाती है। स्थितियाँ एकदम सही है। आप पूरी तरह से स्कीइंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता है कि कैसे। प्रत्येक क्षण पर चलना कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है, केवल वर्तमान है। आप बर्फ, अपने स्की, अपने शरीर और अपनी चेतना को एक इकाई के रूप में एकजुट महसूस करते हैं। आप अनुभव में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते या विचलित नहीं होते। आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आप जो कर रहे हैं उसका हिसाब बन जाते हैं। इस तरह का अनुभव ब्रूस ली ने अपने प्रसिद्ध बी वाटर के साथ किया। मेरा दोस्त, जब हम किसी गतिविधि में खुद को खोते हैं तो हम सभी को अपना समय नष्ट हो जाता है। हम आनंद लेते हैं, हम खाना बनाना शुरू करते हैं और इससे पहले कि हम ये जानते हैं कई घंटे बीत चुके हैं। हम एक दोपहर एक पुस्तक के साथ बिताते हैं और जब तक हम सूर्यास्त को नोटिस नहीं करते और जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक दुनिया को भूल जाते हैं। हम सर्फिंग करते हैं और यह महसूस नहीं करते हैं कि अगले दिन तक हमने पानी में कितने घंटे बिताए। जब हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, विपरीत भी हो सकता है। जब हमें कोई कार्य पूरा करना होता है तो हम नहीं चाहते हैं। हर मिनट ऐसा करना जीवन भर के लिए लगता है और हम अपनी घड़ी को देखना बंद नहीं कर सकते। जैसा कि आइंस्टीन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 1 मिनट के लिए गर्म स्टोव पर अपना हाथ रखो और यह 1 घंटे के लिए लगता है। 1 घंटे के लिए एक सुंदर लड़की के साथ बैठो और यह 1 मिनट की तरह लगता है। यह सापेक्षता है। मज़ेदार बात यह है कि कोई और वास्तव में एक ही कार्य का आनंद ले सकता है, लेकिन हम जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहते हैं। हमें कुछ करने में इतना मज़ा आता है कि हम जो कुछ भी भूल जाते हैं। चिंता हम करते हैं, जबकि हम यह कर सकते हैं। हम सबसे खुश कब हैं? ये प्रश्न हमारे इकिगाई को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रवाह की शक्ति। ये सवाल मनोवैज्ञानिक मिहिर सिक्सजेंटमिहाल के अनुसंधान के दिल में भी है कि हम जो कर रहे हैं इसमें पूरी तरह से डूबे रहने के अनुभव में हैं। सिक्सजेंटमिहाल ने इस स्थिति को प्रवाह कहा और इसे आनंद, खुशी, रचनात्मकता और प्रवाह के रूप में वर्णित किया जब हम पूरी तरह से जीवन में डूब जाते हैं। खुशी पाने का कोई जादुई नुस्खा नहीं है अपने हिसाब से जीने के लिए इकिगाई, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक प्रवाह की स्थिति तक पहुंचने की क्षमता है और इस राज्य के माध्यम से इष्टतम अनुभव है। इस इष्टतम अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें इसे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समय हम गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो हमें प्रवाह की स्थिति में लाते हैं, बजाय खुद को उन गतिविधियों में फंसने की अनुमति देने के जो तत्काल आनंद प्रदान करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक खाने, ड्रग्स या शराब का सेवन करना या टीवी के सामने खुद को चॉकलेट के साथ भराई करना। जैसा कि सिक्सजेंटमिहाल अपनी पुस्तक फ्लॉ द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल में दावा करता है। अनुभव प्रवाह वह स्थिति है जिसमें लोग एक ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं जो कुछ और नहीं लगता है। अनुभव ही इतना सुखद है
कि लोग इसे करने के लिए बहुत अधिक कीमत पर भी ऐसा करेंगे। यह न केवल रचनात्मक पेशेवर है जिन्हें उच्च खुराक की आवश्यकता होती है, एकाग्रता जो प्रवाह को बढ़ावा देती है। अधिकांश एथलीट, शतरंज खिलाड़ी और इंजीनियर भी अपना अधिकांश समय उन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो उन्हें इस राज्य में लाते हैं। शिक्षण मिहाल के शोध के अनुसार शतरंज का खिलाड़ी भी ऐसा ही महसूस करता है। एक गणितज्ञ के रूप में प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने पर एक सूत्र पर काम करने वाला या ऑपरेशन करने वाले सर्जन, मनोवैज्ञानिक के एक प्रोफेसर शिक्षण मिहाल ने दुनिया भर के लोगों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि प्रवाह सभी उम्र और संस्कृतियों के व्यक्तित्वों के बीच समान है। न्यूयॉर्क और ओकिनावा में हम सभी उस तरह से प्रवाह की स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन जब हम उस अवस्था में होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हम प्रवाहित होते हैं तो हम बिना किसी विक्षेप के एक ठोस कार्य पर केंद्रित होते हैं। हमारा मन क्रम में है। विपरीत तब होता है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों पर होता है। यदि आप अक्सर अपने आप को कुछ पर काम करते समय ध्यान केंद्रित खो देते हैं। महत्वपूर्ण विचार करें। प्रवाह को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने के लिए आप कई रणनीतियाँ अपना सकते हैं। पहली रणनीति है एक मुश्किल काम चुनें, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं। शेफर का मॉडल हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें पूरा करने का मौका हमारे पास है, लेकिन जो हमारी सुविधा क्षेत्र से थोड़ा बाहर है। प्रत्येक कार्य, खेल या नौकरी में नियमों का एक सेट होता है और हमें अनुसरण करने के लिए कौशल के एक सेट की आवश्यकता होती है। उन्हें यदि किसी कार्य को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे कौशल सेट के बहुत बुनियादी है, तो हम संभवतः उब जाएंगे। ऐसी गतिविधियाँ जो उदासीनता के लिए बहुत आसान है। यदि दूसरी ओर हम अपने आप को एक कार्य सौंपते हैं जो बहुत कठिन है, तो हम नहीं कर सकते। इसे पूरा करने के लिए कौशल है और लगभग निश्चित रूप से हार मान लेंगे और निराश महसूस करेंगे। बूट करने के लिए आदर्श एक मध्यम मार्ग खोजना है जो हमारी क्षमता के साथ गठबंधन करता है, लेकिन बस थोड़ा खिंचाव। इसीलिए हम इसे एक चुनौती के रूप में अनुभव करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के कहने का मतलब है कि कभी कभी भी मैं जितना बेहतर कर सकता हूँ उसे बेहतर लिखता हूँ। हम अंत तक चुनौती को देखना चाहते हैं क्योंकि हम आनंद के भावना का आनंद लेते हैं। खुद को धकेलना। बर्ट्रैंड रसेल ने एक समान विचार व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, काफ़ी समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना कठिन उपलब्धि है। यदि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अपने अगले के लिए एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखें। परियोजना। यदि आप एक प्रोग्रामर हैं तो एक नई प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करें। यदि आप एक नर्तक हैं तो अपनी अगली दिनचर्या में एक आंदोलन के शामिल करने का प्रयास करें जो वर्षों से असंभव लग रहा है। कुछ अतिरिक्त जोड़ें, कुछ ऐसा जो आपको आपके आराम से बाहर ले जाने का क्षेत्र होगा। यहाँ तक कि कुछ करना सरल है। पढ़ने के रूप में कुछ नियमों का पालन करने का मतलब है निश्चित योग्यता और ज्ञान होना। यदि हम भौतिकी में विशेषज्ञों के बिना क्वांटम यांत्रिकी पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हम स्वयं भौतिक में विशेषज्ञ नहीं हैं। हम शायद कुछ मिनटों के बाद छोड़ देंगे। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर अगर हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि कोई किताब हमें बताती है तो हम तुरंत उब जाएंगे। हालांकि अगर पुस्तक हमारे ज्ञान और क्षमता के लिए उपयुक्त है और बनाता है जो हम पहले से जानते हैं, उस पर हम अपने पढ़ने में डूब जाते हैं और समय बह जाएगा। यह खुशी और संतुष्टि इस बात का प्रमाण है कि हम अपने इकिगाई के साथ हैं।
आसान बोरियत, चुनौतीपूर्ण प्रवाह, हमारी क्षमताओं से परे चिंता। दूसरी रणनीति है एक स्पष्ट ठोस उद्देश्य रखें। वीडियो गेम मॉडरेशन बोर्ड गेम में खेले जाते हैं और खेल प्रवाह को प्राप्त करने के लिए शानदार तरीके हैं, क्योंकि उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के एक सेट का पालन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी या अपने खुद के रिकॉर्ड को हराए। दुर्भाग्य से अधिकांश स्थितियों में उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार जब उनके बारे में पूछा गया, बहुराष्ट्रीय निगमों के कर्मचारियों के नंबर एक शिकायत यह है कि वे टीम के मिशन को स्पष्ट रूप से संवाद नहीं करते हैं और परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को पता नहीं है कि उनके उद्देश्य क्या है। अक्सर क्या होता है, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों में, यह है कि अधिकारी खो जाते हैं जिन्होंने योजना के विवरण में इस तथ्य को छिपाने के लिए रणनीति बनाना कि उनका स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। यह एक नक्शे के साथ समुद्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई गंतव्य नहीं है। एक ठोस उद्देश्य की ओर इशारा करते हुए कंपास होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक नक्शा है की तुलना में MIT मीडिया लैब के निर्देशक जोय इटो हमें अनिश्चितता के मानचित्र के सिद्धांत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारी अनिश्चितता की दुनिया को नेगेटिव करने के लिए एक उपकरण के रूप में है। वी प्लेस हाउ टू सर्वाइव आवर फास्टर फ्यूचर नामक पुस्तक में उन्होंने और जेफ हॉवेन ने लिखा है, एक अप्रत्याशित दुनिया में और अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए एक विस्तृत नक्शा आपको अनावश्यक रूप से उच्च लागत पर जंगल में गहरे ले जा सकता है। एक अच्छा कंपास हालांकि हमेशा आपको ले जाएगा जहां आपको जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी यात्रा बिना किसी विचार के शुरू करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? यह समझना कि जब आपके लक्ष्य तक का रास्ता सीधा नहीं हो सकता है, तो आप तेजी से और अधिक कुशलता से खत्म करेंगे यदि आपने एक पूर्व निर्धारित मार्ग के साथ त्रुटि किया था। विषय में रचनात्मक पैसे और शिक्षा एक जैसे है। यह महत्वपूर्ण है। काम शुरू करने, अध्ययन करने या कुछ बनाने से पहले हम जो हासिल करने की उम्मीद करते हैं उसे प्रतिबिंबित करें। हम खुद से इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। स्टूडियो में आज के सत्र के लिए मेरा उद्देश्य क्या है? अगले महीने आने वाले लेख के लिए मैं आज कितने शब्द लिखने जा रही हूँ? मेरी टीम का मिशन क्या है? सप्ताह के अंत में उस सोनाटा को एलिग्रो टेम्पो में खेलने के लिए कल कितनी तेज़ी से सेट कर दूंगा। एक स्पष्ट उद्देश्य होना प्रवाह को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें भी करना होगा। जब हम व्यापार में उतरते हैं तो इसे पीछे छोड़ना जानते हैं। एक बार यात्रा शुरू होने के बाद हमें इस पर ध्यान दिए बिना उस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। जब ओलंपिक एथलीट स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वे यह सोचना बंद नहीं कर सकते हैं कि कैसे सुंदर पदक है, उन्हें क्षण में उपस्थित होना है, उन्हें बहना है। अगर वे एक सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित खो देते हैं तो ये सोचकर वे अपने माता पिता को पदक दिखाने में कितने गर्व महसूस करेंगे। वे लगभग निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण में एक त्रुटि करेंगे और प्रतियोगिता नहीं जीतेंगे। इसका एक सामान्य उदाहरण लेखक का ब्लॉग है। कल्पना कीजिए कि एक लेखक के पास है 3 महीने में एक उपन्यास खत्म करो। उद्देश्य स्पष्ट है। समस्या यह है कि लेखक इस पर विचार करना बंद नहीं कर सकता है। हर दिन वह सोचती है मुझे वह उपन्यास लिखना है, और हर दिन वह अखबार पढ़ने और घर की सफाई करने के बारे में सोचती है। हर शाम वह निराश महसूस करती है और वादा करती है कि उसे अगले दिन काम करना होगा। दिन, सप्ताह और महीने बीत जाते हैं और लेखक अभी भी कुछ नीचे नहीं गया है। पृष्ठ पर जब यह सब लिया जाता है तो नीचे बैठकर हम पहले शब्दों को प्राप्त करना होती है,
फिर दूसरा उसे इकिगाई व्यक्त करते हुए परियोजना के साथ बढ़ने के लिए जैसे ही आप ये पले छोटे कदम उठाएंगे, आपकी चिंता गायब हो जाएगी और आप आपके द्वारा की जाए रही गतिविधियों में एक सुखद प्रभाव प्राप्त करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वापस मिल रहा है एक खुश आदमी भविष्य पर रहने के लिए वर्तमान से बहुत संतुष्ट है। और तीसरी रणनीति है किसी एक कार्य पर ध्यान लगाए। ये शायद आज किसी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जो कि इतनी प्रौद्योगिकी और बहुत सारे विक्षेपों के साथ है। हम ईमेल लिखते समय यूट्यूब पर एक वीडियो सुन रहे हैं, जब अचानक एक चैट प्राप्त करता है और हम उसका उत्तर देते हैं, तब हमारा स्मार्टफोन हमारी जेब में कंपन करता है। जैसे ही हम उस संदेश का जवाब देते हैं, हम अपने कंप्यूटर पर वापस आ जाते हैं, फेसबुक पर लॉगिन करते हैं। बहुत जल्द 30 मिनट बीत चुके हैं और हम भूल गए कि ईमेल क्या है। हम लिख रहे थे कि बारे में होना चाहिए था। यह भी कभी कभी होता है जब हम रात के खाने के साथ मूवी डालते हैं और नहीं करते हैं। महसूस करें कि जब तक हम आखिरी काट नहीं लेते तब तक सामान कितना स्वादिष्ट था। हम अक्सर सोचते हैं कि कार्यों को संयोजन से हमें समय की बचत होगी, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण दिखाता है कि इसका विपरीत प्रभाव है। यहाँ तक कि जो लोग मल्टीटास्किंग में अच्छा होने का दावा करते हैं, यह बहुत उत्पादक नहीं है। वास्तव में वे कम से कम उत्पादक लोग हैं। हमारे दिमाग जानकारी के लाखों बिट्स में ले जाता है, लेकिन केवल वास्तव में प्रति सेकंड कुछ दर्जन प्रक्रिया करें। जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो जो हम वास्तव में कर रहे हैं वह बहुत जल्दी कार्यों के बीच आगे पीछे हो रहा है। दुर्भाग्य से हम कंप्यूटर समांतर प्रसंस्करण पर निर्भर नहीं है। हम अपनी सभी ऊर्जा को कार्य के बीच बारी बारी से खर्च करते हैं। इसके बजाय उनमें से एक को अच्छी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक समय में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। प्रभाव प्राप्त करना। शिक्षण मिहाल के अनुसार हमें एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक व्याकुल रहित वातावरण में होना। हर पल हम जो करते हैं उस पर नियंत्रण रखना। यदि हम इसके नियंत्रण में हैं तो प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी है। यदि यह नियंत्रण में है तो यह बहुत अच्छा नहीं है। हमारा उदाहरण के लिए, यदि आपको एक शोध पत्र लिखना है तो आप अपने कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं और अपनी ज़रूरत की जानकारी देखने के लिए गूगल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यदि आप बहुत अनुशासित नहीं हैं तो आप उस कागज़ को लिखने के बजाय वेब पर सर्फिंग कर सकते हैं। उस स्थिति में गूगल और इंटरनेट ने आपको खींच लिया होगा। वह कागज़ उस स्थिति में गूगल के इंटरनेट ने आपको अपने प्रवाह की स्थिति से बाहर निकाल लिया होगा। यह वैज्ञानिक रूप से दिखाया गया है कि अगर हम लगातार अपने दिमाग को स्विच करने के लिए कहें, आगे और पीछे के कार्य के बीच हम समय बर्बाद करते हैं और अधिक गलतियां करते हैं और जो हमने किया है उसे कम आदत याद करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लिफोर्ड आइवरनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन मल्टीटास्किंग की महामारी से पीड़ित हमारी पीढ़ी का वर्णन करे। इस तरह के एक अध्ययन ने सैकड़ों विद्यार्थी के व्यवहार का विश्लेषण किया। उन्हें एक बार में करने के लिए उन चीज़ों की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया। जो छात्र मल्टीटास्किंग के सबसे अधिक आदी थे वे आमतौर पर 4 से अधिक कार्यों के बीच वैकल्पिक होते थे। उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तक पढ़ते समय, नोट्स लेते हुए, पॉडकास्ट सुनते हुए, अपने स्मार्टफोन पर संदेशों का उत्तर देते हुए और कभी कभी अपने ट्विटर टाइमलाइन को चेक करते हुए। छात्रों के प्रत्येक समूह को कई लाल और कई नीले रंग के साथ एक स्क्रीन दिखाई गई थी। तीर सब अभ्यास का उद्देश्य लाल तीर को गिनना था।
सबसे पहले सभी छात्रों ने बिना किसी परेशानी के तुरंत सही उत्तर दिए। जैसे जैसे नीले तीरों की संख्या में वृद्धि हुई, लाल तीरों की संख्या समान रही, केवल उनकी स्थिति बदल गई। हालांकि मल्टीटास्किंग के आदि छात्रों को आवंटित समय में या जितनी जल्दी हो सके छात्रों को लाल तीर गिनने में गंभीर परेशानी हुई। आदत मल्टीटास्क नहीं, एक बहुत ही साधारण कारण के लिए वे नीले तीर से विचलित हो गए। उनके दिमाग को उसके महत्व की परवाह किए बिना हर उत्तेजना पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि अन्य छात्रों के दिमाग को एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस मामले में लाल तीर गिनना और नीले रंग की अनदेखी करना अन्य अध्ययनों से संकेत मिलता है। कई चीज़ों पर काम करने के बाद एक बार हमारा काम कम हो जाता है, कम से कम 60% की उत्पादकता और 10 से अधिक अंकों से हमारा IQ। स्वीडिश काउंसिल फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल का द्वारा वित्त पोषित एक अध्ययन शोध में पाया गया कि 20 और 24 साल की उम्र के बीच 4000 से अधिक युवा वयस्कों का एक नमूना समूह जो अपने स्मार्टफोन को आदी थे। हम नींद लेते थे, स्कूल में अपने समुदाय से कम जुड़े हुए महसूस करते थे और अवसाद के लक्षण दिखाने की अधिक संभावना थी। इस प्रवाह बाधा महामारी का शिकार होने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरह? क्या हम एक काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं? विचलित होने की स्थिति को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष और समय मुक्त बनाने के लिए यह कुछ विचार दिए गए हैं जिससे हमारी प्रवाह की स्थिति तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है और इस तरह से हमारे इकिगाई के संपर्क में रहते हैं। सोने के पहले घंटे और जागने के आखिरी घंटे तक किसी भी तरह की स्क्रीन को न देखें। प्रवाह प्राप्त करने से पहले अपना फ़ोन बंद कर दें। इस समय के दौरान आपके द्वारा चुने गए कार्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यदि यह बहुत चरम लगता है तो परेशान न करें, फंक्शन को सक्षम करें ताकि आपातकाल के मामले में आपके निकटतम लोग ही आपसे संपर्क कर सकें। सप्ताह का एक दिन, शायद एक शनिवार या रविवार, तकनीकी उपवास का एक दिन नामित करें। केवल ई-पाठकों, वाईफाई के बिना या MP3 खिलाड़ियों के लिए अपवाद बना रहता है। किसी ऐसे कैफ़े में जाए जिसमें वाईफाई न हो। प्रतिदिन केवल 1 या 2 बार ईमेल पढ़ें और उसका जवाब दें। उन समय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उनसे चिपके रहें। पोमोडोर तकनीक का प्रयास करें। अपने आप को एक रसोई टाइमर प्राप्त करें और जब तक यह चल रहा है तब तक एक ही काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पोमोडोर तकनीक 25 मिनट के काम और प्रत्येक चक्र के लिए 5 मिनट के आराम की सलाह देती है, लेकिन आप 50 मिनट का काम और 10 मिनट का आराम भी कर सकते हैं। उस गति को खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक चक्र को पूरा करने में अनुशासित होना चाहिए। एक अनुष्ठान के साथ अपना कार्य क्षेत्र शुरू करें जिसका आप आनंद लेते हैं और इसे एक इनाम के साथ समाप्त करते हैं। अपने दिमाग को वर्तमान में लौटने के लिए प्रशिक्षित करें जब आप पाते हैं कि आप खुद को विचलित कर रहे हैं। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के दूसरे रूप का अभ्यास करें। टहलने जाए या तैरें, जो भी आपको फिर से केंद्रित करने में मदद करेगा। ऐसे स्थान पर काम करें जहां आप विचलित नहीं होंगे। यदि आप घर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लाइब्रेरी, एक कैफ़े या यदि आपके कार्य में सैक्सोफोन, एक संगीत स्टूडियो शामिल है, पर जाइए। यदि आप पाते हैं कि आपका परिवेश आपको विचलित कर रहा है, तब तक देखते रहें जब तक आपको सही जगह न मिल जाए। प्रत्येक गतिविधि को संबंधित कार्यों के समूह में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को अपनी जगह और समय निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्रिका लेख लिख रहे हैं तो आप शोध कर सकते हैं और सुबह घर पर नोटिस ले सकते हैं। दोपहर में पुस्तकालय में लिख सकते हैं और रात में सोफे पर संपादित कर सकते हैं। रूटीन कार्यों को बंडल करें, जैसे कि चालान भेजना,
फ़ोन कॉल करना और इसी तरह और उन सभी को एक ही बारे में करें। जापान में ब्रह्मा, ताकुमिश, इंजीनियर, जीनियस और ऑटक्स। टेकुमिश यानी कारीगर, इंजीनियर, आविष्कार और ऑटक्स यानी एनिमे और मंगा के प्रशंसक क्या आम है? ये सभी हर समय अपने इकिगाई के साथ बहने के महत्व को समझते हैं। जापान में लोगों के बारे में एक व्यापक स्टीरियोटाइप है कि वे असाधारण है, समर्पित और मेहनती। भले ही कुछ जापानी लोग कहते हैं कि वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे वास्तव में जितना कठिन काम करते रहते हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी कार्य में पूरी तरह से लीन होने की उनकी क्षमता के बारे में या उनकी दृढ़ता के बारे में जब कोई समस्या हल होनी है। जापानी पाठ शुरू करते समय पहला शब्द जो सीखता है वह है गानबार, जिसका अर्थ है दृढ़ता के लिए या किसी के सर्वोत्तम करने के लिए दृढ़ रहना। जापानी लोग अक्सर खुद को यहाँ तक कि सबसे बुनियादी कार्यों के लिए भी लागू करते हैं। तीव्रता जो जुनून पर सीमा बनाती है, हम इसे सभी प्रकार के संदर्भों में देखते हैं। सेवानिवृत्त नागानो के पहाड़ों में अपने चावल के खेतों की सावधानीपूर्वक देखभाल करते हुए कॉलेज के छात्रों को कॉन्बिनिस के रूप में जाना जाने वाले सुविधा स्टोर में सप्ताहांत की शिफ्ट में काम करना। यदि आप जापान जाते हैं तो आप लगभग हर लेन देन में पहली बार विस्तार करने के लिए इस पर ध्यान देखें। नाहा कांजवा में दस्तकारी वस्तुओं को बेचने वाले दुकानों में से एक में चलो। यह कोटा और आपको यह भी पता चलेगा कि जापान पारंपरिक शिल्पकारिता का खजाना है। जापान के लोगों के पास कारीगर परंपराओं और तकनीकों का संरक्षित करते हुए नई तकनीकों को बताने की एक अद्वितीय प्रतिभा है। टेक्मी की कला। टोयोटा कारीगरों को नियुक्त करते हैं जो हाथ से एक निश्चित प्रकार का पेंच बनाने में सक्षम है। ये टेकुमी या किसी विशेष मैनुअल कौशल के विशेष टोयोटा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें प्रतिस्थापित करना कठिन है। उनमें से कुछ ही लोग हैं जो अपने स्टिक कौशल का प्रदर्शन करना जानते हैं और ऐसा नहीं लगता है कि कई पीढ़ी को संभालना है। टर्नटेबल सुइयों का एक और उदाहरण है। वे लगभग विशेष रूप से उत्पादित है। जापान में जहां आप अंतिम शेष लोगों को जान सकते हैं जो इन स्टिक सुइयों को बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी का उपयोग करना जानते हैं और जो अपने वंशजों को अपने ज्ञान को पारित करने की कोशिश करते हैं। हिरोशिमा के पास एक छोटे से शहर कुमाओ की यात्रा पर हमारी मुलाकात हुई। हम थे दिन के लिए पश्चिम में मेकअप ब्रश के सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक के लिए एक फोटो निबंध पर काम करना। कुमनो के आगंतुकों का स्वागत करने वाला बिलबोर्ड एक बड़े ब्रश को पकड़े हुए शुभंकर दिखाता है। बर्स कारखाना के अलावा शहर छोटे घरों और वनस्पति उद्यानों से भरा है। आगे बढ़ते हुए आप पहाड़ों के आधार पर कई छीटों मंदिर देख सकते हैं जो शहर को घेरे हुए हैं। हम घंटों कारखाना में फोटो खींचते हुए अर्दली पंक्तियों में लोगों से भर रहे हैं। एक ही कार्य करना, जैसे कि ब्रश के हैंडल को पेंट करना या ट्रकों पर उन्हें लोड करना, इससे पहले कि हमें एहसास होता है कि हमने अभी तक किसी को वास्तव में ब्रश हेड में ब्रिसल डालते नहीं देखा है। जब हमने इस बारे में पूछा और कई बार भागदौड़ हुई तो अध्यक्ष महोदय, एक कंपनी हमें यह दिखाने के लिए सहमत हुई कि यह कैसे किया गया। उसने हमें इमारत से बाहर निकाला और हमें अपनी कार में जाने के लिए कहा। 5 मिनट के ड्राइव के बाद हम दूसरी छोटी संरचना के बगल में खड़े हो गए और सीढ़ियों पर चढ़ गए। उसने एक दरवाज़ा खोला और हम खिड़कियां से भरे एक छोटे से कमरे में चले गए और सुंदर प्राकृतिक रोशनी में रहने देता था। सुंदर प्राकृतिक प्रकाश में जाने वाली खिड़कियों से भरे एक छोटे से कमरे में चला गया। कमरे के बीच में एक महिला नकाब पहने हुई थी। आप केवल देख सकते हैं उसकी आंखें व ब्रश के लिए अलग अलग
ब्रिसलेस चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अपने हाथों और उंगलियों को इधर उधर करने के लिए, कैंची को पकड़ने के लिए कैंची और कंधे का उपयोग करते हुए, ताकि वह हमारी उपस्थिति पर ध्यान दे। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि यह बताना मुश्किल था कि वह क्या कर रही है। कंपनी के अध्यक्ष ने उसे ये बताने के लिए बाधित किया कि हमें पता नहीं है, काम करते हुए फोटो ले रहा है। हम उसके मुंह को नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी आंख में चमक और उसके भाषण में हंसमुख विभक्ति हमें बताती थी कि वो मुस्कुरा रही थी। वो अपने काम और जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हुए खुश और गर्वित दिख रही थी। हमें उसकी चाल को पकड़ने के लिए बेहद तेज शटर गति का उपयोग करना पड़ा। उसके हाथ नाचते थे और अपने औजारों और अपनी छंटनी के साथ संगीत कार्यक्रम में शामिल होते थे। राष्ट्रपति ने हमें बताया कि ये तेकुमी सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था, भले ही वह एक अलग इमारत में छिपी थी। कंपनी द्वारा बनाए गए हर ब्रश का हर ब्रिशल इसके हाथों से होकर गुजरा। जापान में स्टीव जॉब्स। एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स जापान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। न केवल उन्होंने 1980 के दशक में सोनी के कारखानों का दौरा किया, और जब उन्होंने एप्पल की स्थापना की तो उन्होंने क्योटो में जापानी चीनी मिट्टी के बर्तन की गुणवत्ता को देखते हुए कई तरीकों का अपनाया। हालांकि यह क्योटो का एक कारीगर नहीं था जिसने स्टीव जॉब्स की भक्ति को जीत लिया, लेकिन बल्कि युकियो सगुनका नाम की टोयामा से एक टिकुमी जिसने इट्चू सेटोयाकी नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। क्योटो की यात्रा पर जॉब्स ने शकुनगा के काम की एक प्रदर्शनी के बारे में सुना। वह तुरंत समझ में आया कि शकुनगा की चीनी मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ खास था। तथ्य की बात के रूप में उन्होंने कई कप, फूलदानी और प्लेटें खरीदी और उस सप्ताह 3 बार शो में वापस गए। जॉब्स उनकी तलाश में अपने जीवन के दौरान कई बार क्योटो लौटे। प्रेरणा और शकुनगा को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना। ऐसा कहा जाता है कि जॉब्स के पास उनके लिए कई सवाल थे। उनमें से लगभग सभी ने निर्माण प्रक्रिया और चीनी मिट्टी के बर्तन के प्रकार के बारे में बताया। शकुनगा ने बताया कि उन्होंने टोयामा प्रांत में पहाड़ों से खुद निकाले गए सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया, जिससे वह अपने इकलौते कलाकार बन गए। पहाड़ों में उनके मूल से चीनी मिट्टी के बर्तन की निर्माण प्रक्रिया से परिचित होकर उनके अंतिम रूप में एक प्रामाणिक टिकुमी जॉब्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पर्वत को देखने के लिए टोयामा जाने का विचार किया, जहाँ शकुनगा को अपना चीनी मिट्टी का बर्तन मिला था। लेकिन जब उसने सुना कि यहाँ क्योटो से ट्रेन द्वारा 4 घंटे से अधिक है। जॉब्स की मृत्यु के बाद एक साक्षात्कार में शकुनगा ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व है कि उनके काम उस आदमी द्वारा सराहा गया जिसने आईफोन बनाया था। उन्होंने कहा कि जॉब्स ने उनसे आखिरी बार 12 चायचियों का सेट खरीदा था। जॉब्स ने कुछ विशेष के लिए कहा था, एक नई शैली। इस अनुरोध को पूरा करने के लिए शकुनगा ने नए विचारों का परीक्षण करने की प्रक्रिया में 250 टीके बनाए। इनमें से उन्होंने 12 सर्वश्रेष्ठ को चुना और उन्हें जॉब्स परिवार में भेजा। कभी जापान की अपनी पहली यात्रा के दौरान जॉब्स मोहित और प्रेरित थे। परिष्कृत सादगी। जापानी कारीगरों, इंजीनियरों, जैन दर्शन और भोजन में क्या आम है? सादगी और विस्तार पर ध्यान। यह एक आलसी सादगी नहीं है, लेकिन एक परिष्कृत है जो नए मोर्चे की खोज करता है। हमेशा वस्तु, शरीर और दिमाग या भोजन को अगले स्तर पर ले जाता है। एक इकिगाई के अनुसार, जैसा कि सिक्सजेन माइल कहेंगे, कुंची हमेशा एक सार्थक रही है। प्रवाह बनाए रखने के लिए, दूर करने के लिए चुनौती। सुशी के डॉक्यूमेंट्री जीरो ड्रीम्स हमें एक टिकुमी का एक और उदाहरण देती है।
इस बार रसोई में इसका नायक 80 से अधिक वर्षों से हर दिन सुशी बना रहा है और टोक्यो में गिंजा मेट्रो स्टेशन के पास एक छोटा सुशी रेस्टोरेंट का मालिक है और उसका बेटा हर दिन प्रसिद्ध तत्सुकीजी मछली बाजार जाते हैं और रेस्तरां में वापस लाने के लिए सबसे अच्छी मछली चुनते हैं। वृत्ति चित्र में हम जीरो के प्रशिक्षकों में से एक को टेमांगो बनाने के लिए सीखते हैं। एक पतला थोड़ा मीठा आमलेट। वह कितने भी कोशिश कर ले उसे जीरो की मंजूरी नहीं मिल सकती। वह वर्षों तक अभ्यास करता रहता है जब तक कि वह आखिरकार नहीं करता। प्रशिक्षक देने से इनकार क्यों करता है? क्या उसे उबने वाले खाना पकाने के अंडे नहीं मिलते हर दिन? नहीं, क्योंकि सुशी बनना उनकी इकाई भी है। जीरो और उनका बेटा दोनों पाक कलाकार हैं। जब वे खाना बनाता है तो वे उबते नहीं हैं, वे प्रवाह की स्थिति को प्राप्त करते हैं जब वे अपने आप को पूरी तरह से आनंद लेते हैं। रसोई घर में यह उनकी खुशी है, उनकी इकिगाई है। वे अपने काम से आनंद लेता सीखते हैं। समय की कमी महसूस करने के लिए पिता और पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध से परे जो उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। प्रत्येक दिन होने वाली चुनौती वे एक शांतिपूर्ण वातावरण में भी काम करते हैं जो उन्हें ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। मिशेलिन से 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कभी भी अन्य स्थानों को खोलने या व्यवसाय का विस्तार करने पर विचार नहीं किया। वे अपने छोटे से रेस्तरां के बारे में एक समय में सिर्फ 10 संरक्षण काम करते हैं। जीरो का परिवार पैसा कमाने की तलाश में नहीं है। इसके बजाय वे अच्छी कामकाजी परिस्थितियों को महत्व देते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें वे दुनिया में सबसे अच्छी सुशी बनाते हुए बच सकते हैं। युकियो शकुनगा की तरह जीरो स्रोत पर अपना काम शुरू करता है। वह जाता है सबसे अच्छा टूना खोजने के लिए मछली बाजार। शकुनगा सबसे अच्छा चीनी मिट्टी के बर्तन खोजने के लिए पहाड़ों पर जाता है। जब वे काम करने के लिए नीचे उतरते हैं तो दोनों उस वस्तु के साथ एक हो जाते हैं जिसे वे पैदा करते हैं। वस्तु के साथ यह एकता की वे प्रवाह की स्थिति में पहुंचते हैं। जापान में विशेष अर्थ में ले जाते हैं जहां शिंटोवाद के अनुसार वन, पेड़ और वस्तुओं में उनके भीतर एक कामी आत्मा या देवता है। जब कोई चाहे एक कलाकार, एक इंजीनियर या एक शेफ बनाने के लिए निकलता है, कुछ उसकी जिम्मेदारी हर पल उस प्रकृति का सम्मान करते हुए उसे जीवन देने के लिए प्रकृति का उपयोग करना है। इस प्रक्रिया के दौरान कारीगर वस्तु के साथ एक हो जाता है और उसके साथ बहता है। एक लोहे का काम करने वाला कहेगा कि धातु का अपना जीवन होता है, जैसे कोई मिट्टी का पात्र बनाने वाला कहता है कि मिट्टी करती है। जापानी प्रकृति और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाने में कुशल है। मनुष्य बनाम प्रकृति नहीं, बल्कि दोनों का मिलन। दिबली की पवित्रता। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ने होने का शिंटो मूल्य लुप्त है। इस नुकसान से सबसे कठोर आलोचकों में से एक अन्य कलाकार है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई के साथ है। स्टूडियो घिबली द्वारा निर्मित एनिमेटेड फिल्मों के निर्देशक हयाओ मियाजाकी। उनकी लगभग सभी फिल्मों में हम मनुष्य, प्रौद्योगिकी, कल्पना और प्रकृति को एक अवस्था में देखते हैं, संघर्ष का और अंत में एक साथ आ रहा है। उनकी फिल्म स्पिरिटेड अव में सबसे मार्मिक रूपकों में से एक कचरा में ढकी हुई एक मोटी आत्मा है जो नदियों के प्रदूषण का प्रतिनिधित्व करती है। मियाजाकी की फिल्मों में जंगलों में व्यक्तित्व होते हैं, पेड़ों में भावनाएं होती है और रॉबर्ट पक्षियों से दोस्ती करते हैं। जापानी सरकार ने एक राष्ट्रीय खजाने पर विचार किया। मियाजाकी एक कलाकार है जो अपनी कला में पूरी तरह से लीन होने में सक्षम है। वह उपयोग करता है 1990 के
दशक के अंत से एक सेल फोन और वह अपनी पूरी टीम को हाथ से खींचता है। वह अपनी फिल्मों को कागज़ पर प्रस्तुत करके सबसे प्रत्यक्ष भी करता है, यहाँ तक कि सबसे अधिक विस्तार डाइंग द्वारा प्रवाह प्राप्त करना कंप्यूटर का उपयोग करके नहीं। निर्देशक की ओर से इस जुनून के लिए स्टूडियो धिबली दुनिया के एकमात्र स्टूडियो में से एक है जहां लगभग पूरी उत्पादन प्रक्रिया पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके की जाती है। जिन लोगों ने स्टूडियो धिबली का दौरा किया है वे जानते हैं कि यह काफ़ी विशिष्ट है। एक दिया पर रविवार को एक एकांत व्यक्ति को एक कोने में फंसा हुआ देखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साधारण कपड़ों में एक व्यक्ति जो बिना देखे ही ओहाओ नमस्ते के साथ उनका अभिवादन करेगा। मियाज़ाकी अपने काम को लेकर इतनी जुनूनी है कि वह कई रविवारों भी बिताती है। स्टूडियो प्रभा की स्थिति का आनंद ले रहा है, अपनी इकिगाई को सभी से ऊपर रख रहा है। आगंतुकों को पता है कि किसी भी परिस्थिति में मियाज़ाकी को परेशान करने के लिए कोई नहीं है जो अपने त्वरित स्वभाव के लिए जाना जाता है, खासकर अगर वह ड्रॉ करते समय बाधित होता है। 2013 में मियाज़ाकी ने घोषणा की कि वह सेवानिवृत्त होने जा रहा है। उसका स्मरण करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद टेलीविज़न स्टेशन NHK ने अपने आखिरी दिनों में काम पर एक वृत्त चित्र दिखाया। वह फिल्मों के लगभग हर दृश्य में ड्राइंग कर रहे हैं। एक दृश्य में उनके कई सहयोगी को एक बैठक से बाहर आते हुए देखा जाता है और वहाँ वह एक कोने में ड्राइंग करते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक अन्य दृश्य में उन्हें 30 दिसंबर जापान में एक राष्ट्रीय अवकाश और स्टूडियो के धिबली के दरवाजे खोलने के लिए काम करते हुए दिखाया गया है ताकि वे अकेले दिन बिता सके। मियाज़ाकी ड्राइंग को रोक नहीं सकते, जाने के बजाय उसके रिटायरमेंट के दिन छुट्टी पर या घर पर रहने के बाद वो स्टूडियो धिबली में गए और ड्रॉ करने के लिए बैठ गए। उनके सहयोगी ने उनके सबसे अच्छे पोकर चेहरे पर न जाने क्या क्या कहा। एक साल बाद उन्होंने घोषणा की कि वह कोई और फीचर फिल्म नहीं बनाएंगे, लेकिन जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वे ड्रॉ करते रहेंगे। क्या कोई वास्तव में सेवानिवृत्त हो सकता है अगर वह जो करता है उसके बारे में भावुक है? निष्कर्ष निकालता है कि यह केवल जापानी ही नहीं जिनके पास ये क्षमता है, पूरी दुनिया में मजबूत स्पष्ट इकिगाई के साथ कलाकार और वैज्ञानिक है। वे वही करते हैं जो उनकी मरने के दिन तक प्यार करते हैं। आइंस्टाइन ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करने से पहले लिखी आखिरी चीज एक सूत्र था। ब्रह्मांड के सभी बलों को एक सिद्धांत में एकजुट करने का प्रयास किया। जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वे वही कर रहे थे जो उन्हें पसंद था। यदि वह भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो उसने कहा वह एक संगीतकार के रूप में खुश होता जब वह भौतिकी पर केंद्रित नहीं था। गणित उसे वायलिन बजाने में मज़ा आता था। अपने फॉर्मूला पर काम करते हुए या संगीत बजाने के दौरान प्रवाह की स्थिति तक पहुंचते हुए उन्होंने 2 इकिगाइस उन्हें अंतहीन आनंद लाए। इस तरह के कई कलाकार गलत या पुनरावर्तक लग सकते हैं, लेकिन वे क्या है वास्तव में कर उस समय की रक्षा कर रहा है जो उन्हें खुशी देता है। कभी कभी उनके जीवन के अन्य पहलुओं की कीमत पर वे आउटलेटर हो जो अपने जीवन के प्रवाह के सिद्धांत को एक चरम पर लागू करते हैं। उस तरह के कलाकार का एक और उदाहरण उपन्यासकार हारुकी मुराकामी है। वह केवल कुछ ही मित्रों का एक नज़दीकी चक्र देखता है और जापान में हर कुछ वर्षों में एक बार जनता के सामने आता है। कलाकारों को पता है कि उनके अंतरिक्ष की रक्षा करना, उनके पर्यावरण को नियंत्रित करना और उनके इकिगाई के साथ प्रवाह करना चाहते हैं, तो यह विचलित होने से मुक्त होना कितना महत्वपूर्ण है। माइक्रोफ्लो सांसारिक कार्यों का आनंद लेना। लेकिन जब हमें कपड़े धोने हो,
लोन घास काटना हो या कागजी कार्यवाही में भाग लेना हो तो क्या होगा? क्या इन सांसारिक कार्यों को सुखद बनाने का कोई तरीका है? शिंजुकू मेट्रो स्टेशन के पास टोक्यो में एक तंत्रिका केंद्र में वहाँ एक सुपरमार्केट है जो अभी भी लिफ्ट ऑपरेटर को नियुक्त करता है। लिफ्ट काफ़ी मानक है और ग्राहकों द्वारा आसानी से संचालित किए जा सकते, लेकिन स्टोर आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाले किसी व्यक्ति की सेवा प्रदान करना पसंद करता है जो आपकी मंजिल के लिए बटन को धक्का देता है और आपके बाहर निकलने के दौरान झुकता है। यदि आप आसपास से पूछते हैं तो आप सीखेंगे कि एक लिफ्ट ऑपरेटर है जो किया गया है 2004 से वही काम कर रही है। वह हमेशा मुस्कुराती रहती है और अपने काम को लेकर उत्साहित रहती है। वह इस तरह की नौकरी का आनंद कैसे ले पाती है? क्या वह इतना दोहराव करते हुए उब नहीं गया है? करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लिफ्ट ऑपरेटर बस नहीं है बटन धकेलना, बल्कि आंदोलनों को एक पूरा क्रम प्रदर्शन करना है। वह ग्राहकों को नमस्कार के साथ नमस्कार और उसके बाद हाथ के स्वागत लहरा के साथ अभिवादन शुरू करता है। फिर वह एक सुंदर आंदोलन के साथ एलिवेटर बटन दबाती है, जैसे कि वह एक गिशा है जो एक ग्राहक को चाय का एक कप पेश करती है। सिगजेंट माहिल इस माइक्रोफ्लो को बुलाता है। हम सभी एक कक्षा में या एक सम्मेलन में उग गए और रखने के लिए डोनलिंग शुरू कर दिया है।